बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। आई होप आपका टेस्ट अच्छा रहा होगा। अब टाइम है अपने टेस्ट को सेल्फ इवेल्युएट करने का, सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना। हम अब इसको क्राइटेरिया को भी देखेंगे कि हम किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम आते हैं एमसीक्यू के सोल्यूशन की तरफ। अगर आप लोग देखो, मैंने साथ ही आंसर नीचे दिए हूँ। कुछ एमसीक्यूज मैं डिस्कस कर लूंगा, बाकी आप करेंगे। हमारा फोकस रहेगा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच फोकस ऑन द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर स्ट्रक्चर। ऑब्वियस बात है कि हमारे पास इसका आंसर साइटोलॉजी है। आगे अगर हम देखें पुरानिक वर्स, जहां बताया गया है कि ऑल लिविंग थिंग्स वर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर, तो ये आपके पास फर्स्ट है, एंड वी मेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग एज वी नो। माइक्रोबायोलॉजी का फोकस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। इसी तरह आगे आते जाएं, फोकस ऑफ फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स है। कोई और देखते हैं, ये देखें क्वेश्चन 6, विच बायोमोलिक्यूल्स आर स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री। तो हमने फोकस करना है उन मेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को, तो यहाँ स्टडी होंगे। और हम पहली ही अगर अपनी ऑप्शन देखें तो हमें पता लगता है यही वो तमाम मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अक्सर आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन के बाद ऑप्शन ए पढ़ते हैं तो वही आपको आंसर ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखो आपने चारों ऑप्शन, अगर कहीं ऐसा लगे कि आपको चारों ऑप्शन आंसर ऑब्वियस नहीं, तो वहाँ हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो ऑप्शन जिसमें हम 100% श्योर होते हैं कि ये आंसर नहीं था, हम उन्हें निकालते जाते हैं ताकि हमारे लिए आंसर सेलेक्ट करना आसान हो जाए। ठीक, तो आप करें विच फील्ड यूजेस कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स स्टडी बायोलॉजिकल सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अच्छा जी, बायोटेक्नोलॉजी का फोकस किस चीज पे है? बायोटेक्नोलॉजी फोकस कर रही है, जितना हमने पढ़ा, मेडिसिन्स को बनाने में और जो ऑलरेडी प्लांट्स क्रॉप्स हैं उनको इम्प्रूव करने में, कि हम उससे ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सकें। चलें जी, अब हम आ रहे हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ जब मैं आपको आंसर बताऊंगा ना, तो आपने एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि आंसर लिखते वक्त आपने मार्किंग क्राइटेरिया क्या फॉलो, आपने अपने मार्क्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट। क्वेश्चन देखो, परसेंटेज ऑफ वाटर इन स्किन एंड बोन्स ऑफ ह्यूमन। दो बातें पूछी, इसका मतलब है कि एक इंफॉर्मेशन देने पर आपको एक मार्क और दूसरी इंफॉर्मेशन दूसरा मार्क मिले। तो हमने स्किन के अंदर वाटर कंसंट्रेशन बता दी और बोन्स के अंदर, तो दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पे हमें दो मार्क्स मिले, एक ठीक एक गलत, तो आपको एक नंबर। फोकस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ के आए हैं, आपने उसे सिंपली डिफाइन करना है कि एम्ब्रियो से लेकर पूरे ऑर्गेनिज्म तक का बनना, इसकी स्टडी को आप एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल हमने बुक किया है, जैसे आप अगर स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट कैसे डेवलप, कोई और स्ट्रक्चर ले लें, किडनीज कैसे हो रही है, कैसे हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम, आप कोई भी, तो आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़। वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डिफरेंस क्या है? अभी चूंकि हमारा स्टार्टिंग चैप्टर है, इंफॉर्मेशन सिंपल है, डिफरेंस बनाना सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाया जाएगा ताकि आपकी एबिलिटीज को पॉलिश किया जाए। अब देखो आपने मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आपके पास माइक्रोबायोलॉजी का एक नंबर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक, लेकिन क्या हम सिर्फ एक एक एग्जाम्पल में एक एक डेफिनेशन लिख देंगे तो मार्क्स पूरे हो जाएंगे? इसको हम देखते हैं। हमने माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन किया, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक पॉइंट हो गया। इसके सामने आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पॉइंट लिखोगे जहां आप बताओगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। एक पॉइंट माइक्रोबायोलॉजी का, एक पॉइंट मॉलिक्यूलर। लेकिन आपने साथ ही जहां डिफाइन किया है, आपको चाहिए आप यहां दोनों के एग्जाम्पल भी दें। माइक्रोबायोलॉजी में एग्जाम्पल में स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। तो दो दो पॉइंट्स जब हमने लिखे, अब आप एलिजिबल हो 2 मार्क्स का। मतलब ये हुआ कि ओवरऑल तो एक नंबर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, एक माइक्रोबायोलॉजी का है, लेकिन उसमें भी फर्दर डिवीजन है। आप 2 पॉइंट्स लिख रहे हो जो कि आपकी बुक में हमने डिफाइन भी किया था एग्जाम्पल, तो आपका असल में हर इंफॉर्मेशन का 0.5 मार्क। ठीक है, आगे हम आते हैं
व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, आपको वो सिंपली एग्जामिनर डिफाइन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी कह सकता है, प्रोवाइड एग्जाम्पल भी डिफाइन भी करना है, हमने एग्जाम्पल भी देनी है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम कंप्यूटर और मैथ्स मैथमेटिकल मॉडल को, ताकि हम बायो में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करें। जैसे कि आप प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो आप ये आपके पास वीडियो डिटेल एक्सप्लेन भी किया। वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डज इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन हेल्प इन क्लाइमेट चेंज रिसर्च। ये वो एसएलओ था जहां हमने ये देखा था कि हम कम्प्लेक्स सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक से ज़्यादा साइंस को मिलाना पड़ता है बायो के अंदर। जैसे हमने क्लाइमेट चेंज एग्जाम्पल ली, तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि सिर्फ टेम्परेचर ज़्यादा होना कम होना इससे आप क्लाइमेट, हम इसमें ओशियानोग्राफर्स की भी मदद लेते हैं जो हमें बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज ओशंस में क्या इफेक्ट आता है। और मैंने बताया था कि ओशंस जो हैं कि आपके पास वेदर कंडीशंस को इफेक्ट करते हैं, इसलिए हमें मेट्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो आपको वेदर के बारे में बता। फिर हमें बायोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो ओवरऑल लिविंग थिंग्स के ऊपर इनका इफेक्ट बताता है। और लास्टली हम स्पेशली फोकस करते हैं सोशियोलॉजिस्ट पे, जो हमें बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो क्लाइमेट चेंज में क्या रोल प्ले, हम कैसे इसको बढ़ा रहे हैं, कैसे इसे कम कर सकते हैं, कैसे इसके साथ हम पे आ रहे हैं। तो ये जो कलेक्टिव एफर्ट है इसे हम मिला के पढ़ते हैं कोलैबोरेशन के। कहते व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, हम इसमें मैथ और स्टैट यूज करते हैं, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान डाटा हासिल किया होता है उसको एनालाइज करने के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाह रहे हो कि लाहौर के अंदर स्मॉग है, या जब कोरोना वायरस आया इन एरियाज में ये ज़्यादा अक्रेंस, ताकि हम उन्हीं को स्पेसिफिकली टारगेट करें और उस करें कि ऐसी क्या वजूहात हैं जो इस एरिया के अंदर ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम मेडिसिन भी करें और उनकी इफेक्टिवनेस को। डिफाइंड बायो इकोनॉमिक्स, सिंपली बायो और इकोनॉमिक्स को हम जब मिला देते हैं तो ये आपके पास बायो इकोनॉमिक्स बनती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं इन्हें मेंटेन करते हैं, सस्टेनेबल यूज़, मतलब कि आपके इकोसिस्टम में जो रिसोर्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी फिशिंग की, तो अब लॉजिक कहती है आप फिशिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके लिए, लेकिन बायो इकोनॉमिक्स हमें है कि अगर आपने फिशिंग ओवर फिशिंग कर दी तो एक वक्त आएगा कि इकोसिस्टम कम हो जाएगा, आपके लिए आने वाले वक्त में बैलेंस कर। लास्ट पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, मैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन स्पेशली देता हूं ताकि ये आपकी इसको आंस करे, जज भी करे। यहीं से आपने अपना अंदाज़ा लगाना है कि आपके अंदर क्रिएटिव राइट, आप चीज़ों को ऑन द मोमेंट कैसे डिस्टिंग्विश। स्पेशल हमारा एम्फेसिस इन डिफरेंस वाले हमने एसएलओ के अकॉर्डिंग, क्योंकि एसएलओ में हमें नेचुरल साइंसेस के कंटेक्स्ट में कहा गया था कि हम हाइपोथेसिस लागू, मैंने उसी लिहाज से क्वेश्चन हाइपोथेसिस तक पूछा। हाइपोथेसिस क्या है हम पढ़ चुके हैं, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन या आइडिया जिसको भी हमने प्रूफ नहीं किया होता, इसको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ करते हैं। और ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है रिसर्च। आप तब तक रिसर्च स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपको मसला पता ही नहीं है, क्योंकि आपको हाइपोथेसिस बना के दे रहा हो। थ्योरी क्या है, थ्योरी हाइपोथेसिस के बरक्स हम कहते हैं इट इज वेल सब्सटेंशिएटेड एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक थोरो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपके पास इसके सबूत, आप ऐसे ही बातें नहीं, स्पेकुलेशन नहीं कर रहे, प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, के लिए एविडेंस हमारे पास मौजूद है। और हमने जो हाइपोथेसिस को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है और हमने देखा है कि ये चीज़ सही साबित हो रही है, और वो जो नेचुरल फिनोमेना है उसे ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर रही है, साइंटिफिक कम्युनिटी को एक्सेप्ट भी। एग्जाम्पल हमने साथ दे दी हाइपोथेसिस, जैसे हमारे केस में था, हमने हाइपोथेसिस बनाया था कि जो पॉपुलेशन में डेंगू फीवर हो रहा है उसकी वजह क्या है कि मॉस्कीटो ने ट्रांसफ़र कर। और थ्योरी में हमने दो एग्जाम्पल पढ़ी थी, एक आइंस्टाइन की थी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जो कि हमें यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करवाता, दिमाग की पढ़ी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट पे हमारे पास जी लॉन्ग क्वेश्चन, एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वैसे तो एग्जामिनर के है, हमारा फोकस रहा साइंटिफिक मेथड्स, इन्हें हमने एलैबोरेट करना है। सिंपल एक चीज़ लॉन्ग में हमेशा याद रखनी है कि आपका जो आंसर होगा
उसमें इंट्रोडक्टरी लाइन, चाहे एक सेंटेंस ही है वो 2 से 3 लाइन में आ, कभी भी आपने उसके जो स्टेप्स हैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। हम हमेशा एक जनरल इंट्रो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा साइंटिफिक मेथड एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, उसके लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स चेक करके कंक्लूजन, ये हमारी इंट्रो लाइन होगी। फिर हम आते हैं, हम अपने मेन क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। हमें पता है कि साइंटिफिक रिसर्च के अंदर सबसे पहले तो हम मसले को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, जैसे हमने देखा था कि आपके पास लोग जो थे, जब उन्हें मॉस्किटो बाइट करता था तो हम ऑब्जर्व करते थे डेंगू फीवर होना शुरू, ये हमारा मसला था। फिर हमने मजीद ऑब्जर्वेशन की तो हमें मालूम हुआ कि ऑब्जर्वेशन के दौरान कि जो डेंगू फीवर है इसमें कुछ सिम्टम्स, अलामात आ रही हैं, जैसे कि फीवर, रैशेस, जॉइंट पेन। ये सब क्या थी? ये हमारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन थी। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमें क्वालिटी के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है, इसमें हमें क्वांटिटी का नहीं पता। लेकिन इसी के साथ हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी करते हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स यूज, नंबर्स यूज पे एग्जैक्ट वैल्यू दे रही होती है। जैसा हमने ऑब्जर्व किया कि जो हम पेशेंट को जब पढ़ते हैं, पेशेंट जो ज़्यादा हो रहा, आगे आपके पास हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस हमारे पास एक टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन है, यानी एक ऐसी ऑब्जर्वेशन से हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। हमारा हाइपोथेसिस था कि जो डेंगू फीवर है ये एक वायरस से होता है, लेकिन वायरस हमारी बॉडी में ह्यूमन मॉस्किटो की वजह। फोर्थ स्टेप है डिडक्शन। डिडक्शन हमने कहा था कि हम हाइपोथेसिस बेस पे ना कोई प्रिडिक्शन बना रहे थे कि इसका मसले का हल क्या निकाला। ठीक, जैसा कि हमने कहा था अगर हम मॉस्किटो रिपेलेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट यूज करें तो इससे मॉस्किटो की डेथ होने से डेंगू फीवर कम हो। ये हमारी डिडक्शन। फिर हमने इसी की बेस पे एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में आपको याद होगा हमने 2 वेरिएबल दिए थे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो था जिसे हम चेंज करते, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो था जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आती थी, जैसे डेंगू फीवर के केसेस में डिडक्शन। ठीक, अब हमने 2 ग्रुप बनाए थे। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जिसके अंदर आप ये सब काम कर रहे थे, और दूसरा आपके पास कंट्रोल ग्रुप था जिस पे एक्सपेरिमेंट अप्लाई नहीं किया जा रहा था, वहां पे इंसेक्ट रिपेलेंट हम नहीं कर रहे थे। लास्ट पे हमारे पास रिजल्ट्स आए थे जी। जब हमने रिजल्ट्स को स्टडी किया तो हमने देखा वाकई ही इंसेक्ट रिपेलेंट यूज करने से हमारे जो ग्रुप्स थे, स्पेशली एक्सपेरिमेंटल, इनमें मॉस्किटो बाइट्स भी कम हुई थी, डेंगू फीवर के केसेस भी, जबकि कंट्रोल ग्रुप में इंसेक्ट रिपेलेंट यूज हुआ था, इसलिए था वहाँ उसी तरह डेंगू फीवर हाई रहा था। तो ये हमने अपने टेबल, चार्ट, ग्राफ की मदद अपने रिजल्ट्स को शो किया, जैसा कि हम टेबल्स यूज करते हैं, और टेबल में हमने बाकायदा स्टैट दिए हुए थे। आपने यहाँ पे टेबल ज़रूर बनाना। आप हाइपोथेटिकल वैल्यू लो और एक्सपेरिमेंट क्या रिजल्ट आए, आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या रिजल्ट आए, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट उन्हीं फिगर्स को फॉलो करें, आप अपने से खुद से भी बना स्टैट्स। लास्ट पे फिर हम कंक्लूजन ले लेते हैं, हम पूरी अपनी रिसर्च की समरी बताते हैं और हमारे रिजल्ट की, जब हमने बाइट्स कम हुई, कम हो गए, और लास्ट पे देखो हमने कंक्लूजन भी कर पूरे टॉपिक का। जैसे बिल्कुल स्टार्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्टरी लाइंस ली थी, डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया था, देख रहे हो इंट्रोडक्टरी लाइंस। बिल्कुल ऐसे ही हमने टॉपिक के एंड पे कंक्लूजन भी दे दिया। साइंटिफिक मेथड जो है उसके बारे में जो भी हमारी बुक, हमारा एसएल हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने कहा ये फ्लेक्सिबल है, हम इसमें पहले वाले जो स्टेप्स होते हैं उन्हें बार बार देखते रहते हैं। जब हमें कोई नया डाटा, नई इन्फॉर्मेशन, हम उसकी बेस पे दोबारा से अपनी पहले वाली रिसर्च, जिसी इसी वजह से हम कहते हैं बेस्ट साइंटिफिक। आई होप तो आपने होगा, जो आप देख रही होंगी, आप पिन पॉइंट कर अंडरस्टैंड किया हो, ताकि हम नेक्स्ट पेपर में ऑफिस